Dear students of academics and competitive exams of English, in this segment of vocabulary lecture to English bilingual version, our topic is idioms. Students, in lecture 1 we came to know what the definition is of idioms. Idioms क्या होते हैं, idioms का यूज़ किस तरह से होता है, idioms को हम कैसे easily लर्न कर सकते हैं, हमने लेक्चर 1 में जाना था। स्टूडेंट्स, उस सारे रूल को अब हम अप्लाई करने वाले हैं इन सारे इडियम्स पर जो आपके सामने रेड कलर से लिखे हुए हैं। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज टू कंटिन्यू योर सिलेबस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू लाइक आवर लेक्चर्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद एट द 11th आवर। एट द 11th आवर स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि हम इसको याद कैसे करें। हमने कई पॉइंट्स बताए थे। पहली बात थी कि हम किसी भी इडियम को याद कैसे करें। एट द 11th आवर का मतलब है स्टूडेंट्स कि अंतिम क्षण में। जैसे अब इसे याद कैसे करें, याद करने का तरीका यह है कि जैसे हमारे पास दिन में 12 घंटे होते हैं, लेकिन जब हमारे 12 घंटे में से 11 घंटे गुजर गए हों और फिर लास्ट आवर में कोई व्यक्ति पहुंचता है तो 11 घंटे के बाद या 11वें घंटे में जब बिल्कुल 12वां घंटा नज़दीक होता है तो ये बात आपको याद दिला देगा कि वो अंतिम क्षण में आया है। तो एट द 11th आवर इन इंग्लिश आप कह सकते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। अब इसको यूज़ कहाँ किया जाना है? इसको यूज़ किया जाना है स्टूडेंट्स व्हेन के सेंस में, और व्हेन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता है जनरली। अगर आप इसे सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाएंगे तो आपको कॉमा एडिशनली लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इसके स्टूडेंट्स यूजेज नहीं लिखे हैं, यूजेज नहीं लिखे हैं। हम चाहेंगे कि जो हम बोल रहे हैं आप उसको समझें, क्योंकि एक यूज़ पर्याप्त नहीं होगा। इसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं कि डॉक्टर अंतिम क्षण में पहुंच गया, वरना तो शायद वह ने बचता। तो अब ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें आपने अंतिम क्षण को डिफाइन कर दिया बाद के हिस्से में, नहीं तो वह नहीं बचता। तो नहीं तो मतलब अदरवाइज। द डॉक्टर रीच्ड देयर एट द 11th आवर, अदरवाइज द पेशेंट वुड लूज हिज लाइफ। स्टूडेंट्स, अगर आप इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम इतना ज़रूर सेंटेंस बना लें, ही केम एट द लास्ट आवर। लास्ट आवर जो वाला फ्रेज़ है ये एडवर्ब है, ये टाइम है और सेंटेंस के अंत में लगता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल माने सब है, सन्ड्री, अब ये सन्ड्री आपके लिए एक नया वर्ड है। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। अब इसे याद कैसे करना है? अब ये सन्ड्री जो है ऐसा मान लो कि संडे से बना है। संडे सबकी छुट्टी का दिन है, ऑल एंड एवरीबॉडी, तो सभी सब के लिए विदाउट डिस्टिंक्शन, चाहे वह किसी भी पोस्ट पर काम करता है, चाहे वह क्लर्क है, चाहे वह ऑफिसर है, चाहे वह किसी ग्रेड का ऑफिसर है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीन्स बिना किसी भेदभाव के। तो इसको दूसरी तरह से अगर आप ये वाली तुक इस पर लागू करके याद नहीं कर पाते हैं तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसको ऐसे याद कर लीजिए जैसे लिख रहा हो मानो सुंदरी। हालांकि ये सब बेतुकी बातें हैं, लेकिन ये हमें याद करने में सहायक होती हैं। सब लोग और सुंदरी, यानी सब मीन्स नॉर्मल अपीयरेंस के लोग, और जो सुंदर दिखने वाले लोग हैं यानी प्रत्येक लोग, यानी अच्छे और बुरे सब तरह के लोग, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। तो अब इसको हमने याद कर लिया कि ऑल एंड सन्ड्री जो है वो हर एक के लिए है, एवरीवन। ये विदाउट डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स इसके अंदर छिपा हुआ है। तो इस तरह से पहले हमने इसको लर्न किया। लर्न करने के बाद हमने देखा कि इसका यूज़ कहाँ करना है। स्टूडेंट्स, इसका यूज़ हमें करना है हु पर। हु का मतलब है कौन, ये ऑब्जेक्ट पर आएगा, या होम ऑब्जेक्ट पर और हु सब्जेक्ट पर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझते चलना है। तो यहाँ पर आपका आ गया हु नाउन। तो यहाँ पर लिखेंगे माई रिच अंकल इनवाइटेड टू ऑल एंड सन्ड्री, मेरे अमीर अंकल ने सभी को आमंत्रित किया। तो टू ऑल एंड सन्ड्री। अब यहाँ पर आप इसे नाउन पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने हु लिखा था, ऑल एंड सन्ड्री टेक्स ब्रेथ, प्रत्येक आदमी सांस लेता है। या आप अपनी तरह से अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर डिस्टिंक्शन वाली कोई बात नहीं आई है,
ओके, नहीं आई है, आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बना लीजिए जिसमें आप बिना भेदभाव वाला रूप दिखा सकते हैं। जैसे कि इन इंडिया ऑल एंड सन्ड्री सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट्स, ओके, अ ब्लैक एंड अ ब्लैक शीप, स्टूडेंट्स अ ब्लैक शीप। मान लीजिए, अब इसे याद कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं। अ ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप का मतलब है अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान, एक कुचरित्र, एक बदनाम आदमी। अब इसे याद कैसे करें, क्योंकि मान लीजिए कि सारे शीप हमारे जो हैं वाइट हैं और एक ब्लैक है, तो वो अलग ही नज़र आएगा और इसलिए हम कहेंगे एक बदनाम व्यक्ति। तो ये हमें याद करने में आसानी देता है। तो इस तरह से हमें पता चला इसके अंदर एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है जो कि हु का जवाब दे सकता है। हम कहेंगे एवरी पार्टी हैज़ अ ब्लैक शीप, एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप। तो इस तरह से पता चल जाता है कि हर फैमिली के अंदर एक ख़राब आदमी ज़रूर होता है। अब ब्लॉक हेड, स्टूडेंट सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए ब्लॉक, जिसका माइंड ब्लॉक हो, हेड अर्थात कम बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला व्यक्ति, ये नाउन है और एडजेक्टिव इसके अंदर शामिल है। और स्टूडेंट्स ये हु का आंसर देता है, हु का आंसर देने वाला नाउन है, लेकिन यह ऐसा नाउन है जिसके अंदर आपको विशेषता दे रखी है। तो इस तरह से हो गया अ ब्लॉक हेड मीन्स एक मूर्ख व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति। तो स्टूडेंट्स एक मूर्ख व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अकल ना हो। अब इसे आप सब्जेक्ट पर भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट पर भी लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे आई कांट टीच अ ब्लॉक हेड, आप कह सकते हैं सब्जेक्ट पर लगाकर अ ब्लॉक हेड कैन नॉट गिव राइट सजेशंस। तो जहाँ पर आपको ये अंदाज़ा ना हो कि ये सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आप कैन यूज़ कर लीजिए। तो आप जो है एग्जामिनेशन में टेंस के मिस होने के चांसेस से बच जाएंगे। और दूसरी बात, दूसरा हिंट ये मान लीजिए कि यदि आपका जो फ्रेज़ है वो नेगेटिव सेंस देने वाला है तो उसमें शुड नॉट लगा कर बना लीजिए, और अगर पॉजिटिव सेंस देने वाला है तो एक में शुड लगा कर बना लीजिए। एग्जामिनेशन में तीन आपको अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, तो एक शुड में बना लीजिए, एक शुड नॉट में बना लीजिए, एक कैन में बना लीजिए, एक अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो इज़ आर एम में बना लीजिए। तो आपको ये आसान हो जाता है। एग्जामिनेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। एग्जामिनेशन में आपको केवल वही यूजेज लिखना है, वही यूज़ करना है जो आप ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं एग्जामिनेशन में। या फिर याद रहे, कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको वेल प्रिपेयर्ड जिसमें आप हैं वो सेंटेंस आपको लिखना है। अब यहाँ पर आते हैं, ब्लॉक हेड हो गया। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू का मतलब है आसमान, बोल्ट का मतलब है स्टूडेंट नट बोल्ट नहीं, बल्कि बोल्ट का मतलब है बिजली। बोल्ट कुंडी को भी कहते हैं, सांकल को भी कहते हैं, बोल्ट का मतलब है यहाँ बिजली। तो आसमान से बिजली गिरी। तो स्टूडेंट्स ये याद रखने का तरीका है, जब आसमान से बिजली गिरती है तो किसी को बताकर नहीं गिरती, अचानक से गिरती है। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का सीधा सा मतलब निकल कर आया अचानक आने वाली समस्या। इट मीन्स अ सडन एंड सैड अकरेंस, अकरेंस मीन्स जो अकर होती है, घटना घट जाती है। तो ये किया वॉट नाउन के सेंस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है। तो आपको मिला अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्योंकि कौन कब मरेगा, कैसे मृत्यु होगी किसी को नहीं पता, लेकिन कई बार बीमारी के बाद होती है तो थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है। लेकिन कोई शॉकिंग न्यूज़ आती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो सकता है। स्टूडेंट्स इसके बाद देखेंगे अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन मीन्स डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, झगड़ा। बोन माने हड्डी। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से याद रखिए, अगर आप दो कुत्तों में एक हड्डी डाल दें तो वो भौं भौं करेंगे और एक दूसरे पर लड़ने लगेंगे और खाएंगे बाद में, लड़ेंगे पहले। तो एक हड्डी झगड़े में, तो इसका मतलब हो जाएगा झगड़े की जड़। कॉज ऑफ डिस्प्यूट नाउन की जगह यूज़ होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कश्मीर वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन 1 ईयर एगो। तो ये सच बात है। तो अब आपका सेंटेंस हो गया कि अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। आप कहेंगे द प्रॉपर्टी वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग शर्मा ब्रदर्स, अमंग ब्रदर्स जो भी कोई हों। इसके बाद स्टूडेंट आता है अ डार्क हॉर्स। डार्क मीन्स अंधेरा, डार्क मीन्स छिपा हुआ, और हॉर्स स्टूडेंट अगर काला घोड़ा हो तो अंधेरे में खड़ा हो चाहे रोशनी में खड़ा हो तो घोड़ा होगा।
लेकिन अंधेरे में दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। काला होगा तो हल्का सा आभास हो सकता है, लेकिन काले का तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से कोई गुण बिल्कुल उस काले घोड़े की तरह से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विपत्ति में है और उसके गुण उसमें बहुत सारे हैं, वह संघर्ष करके जीत जाता है, तो बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कि अंधेरे में काले घोड़े पर सवार होकर के वह निकल जाए और घोड़ा बहुत अभ्यस्त हो। तो यानी क्या मतलब हुआ, व्यक्ति जिसके गुण छिपे हों। तो अ डार्क हॉर्स, अ पर्सन ऑफ हिडन क्वालिटीज़। तो आप कह सकते हैं एकलव्य वाज डार्क हॉर्स, यानी एकलव्य जिसने बिना गुरु के जो तीर चलाने की विद्या सीखी थी, निशाना लगाने की, तो वह एक छिपा रुस्तम था जो कि अचानक से सामने आया। छिपा रुस्तम हिंदी में कहते हैं। छिपा रुस्तम का मतलब है, सोहराब और रुस्तम की कहानी आपने सुनी होगी, जो कि फारस की कहानी है। और दोनों योद्धा बाप और बेटे आपस में लड़ गए थे और उन्हें ये पता नहीं था कि एक उनमें से फादर है, दूसरा बेटा है। तो अ डार्क हॉर्स, तो आप लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर डार्क हॉर्स इन द क्लास। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर ऐसा मान लीजिए कि जब आप सारे में सब कुछ लिख रहे हैं लेकिन आपने कुछ स्पेशल लिखा, रेड कलर से हाईलाइट किया तो विशेष हो गया। तो ये मान लीजिए कि ऐसा डे जिसको आपने रेड कलर से रेड लेटर्स में लिखा हो, वो विशेष दिन है, तो यानी खुशी का दिन। तो हम कह सकते हैं 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया। तो यहाँ पर अ रेड लेटर डे, पहले हमने याद किया कि खुशी का दिन, खुशी का दिन, फिर ये देखा कि ये नाउन है तो हमने इज़ के बाद लगा दिया, ये विशेषता भी हो सकती है खुशी का दिन। तो यहाँ पर हमने कहा 15 अगस्त 26 जनवरी आर रेड लेटर डेज फॉर इंडिया और ऑफ इंडिया। स्क्वायर मील, स्क्वायर स्टूडेंट वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर कोई चीज़ हम बड़ी ईमानदारी के साथ करें और स्वच्छता और सही तरीके से करें। अ स्क्वायर मील और अ स्क्वायर डील। मील का मतलब है खाना और डील का मतलब है व्यापार, लेन देन, सौदा। तो स्क्वायर अगर हम मील ले रहे हैं तो यानी हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अच्छा सा खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें सेहत देने वाला है, तो पूर्ण और संतुलित भोजन, जो कि नाउन है। इसके बाद अ स्क्वायर डील, एक ऐसा बार्गेनिंग, एक ऐसा फेयर बार्गेनिंग, एक ऐसा ईमानदारी का वर्क, ऐसा ईमानदारी का बिजनेस जो अच्छी नैतिकता पर आधारित हो, यानी ईमानदारी का सौदा। तो आप कह सकते हैं वी शुड बिलीव इन अ स्क्वायर डील। यू कैन से द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कम्स विद अ स्क्वायर डील। ईश्वर की कृपा अच्छी नीयत से किए गए व्यापार के साथ आती है। अ स्क्वायर मील, आप कहेंगे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ स्क्वायर मील दीज डेज। इन दिनों संतुलित या पूर्ण भोजन हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को जाना। इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना स्टूडेंट्स, दो इसकी ट्रिक्स हो सकती हैं कि एक तो आप इनको बहुत ज़्यादा सुने और कीप ऑन लिसनिंग, सुनते रहें। दूसरे, आप इनके वेरियस यूजेज तैयार करें, बहुत सारे यूजेस करें अपने सेंटेंसेस में टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, और उनको एग्जामिन कराएं। और कोशिश करें कि सेंटेंस जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो आप तैयार कर रहे हैं, एक बार तैयार करके उसे रख लें। हालांकि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने में कई तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंटेंस तैयार कर लें और उसको तैयार करके रख लें, ताकि आप उस पर्टिकुलर बनाए गए सेंटेंस को, जो कि एग्जामिन बाय एन एक्सपर्ट टीचर है, उसको आप एग्जामिनेशन में लिखें। ये मान लीजिए कि जितने फ्रेजेस आप तैयार करके रख लेंगे वही आपकी तैयारी है। केवल इनके अर्थ याद कर लेने से आप परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि कई बार फ्रेजेस का वो सेंस हम नहीं समझ पाते जो एक्चुअल में होता है। तो इन सारे सजेशंस के साथ स्टूडेंट्स, मैं एक सजेशन और दूंगा कि इनको आप लगातार सुनते रहें, और अगर कुछ अन्य करना है तो उसको बोलना शुरू करें, अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। और तीसरा नंबर है कि इसको लिखकर ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस सीरीज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। इस तरह से आप जो ये चैन शुरू हुई है वोकेबलरी बेस्ड इडियम्स और दूसरे जो पार्ट्स हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड अदर्स, वो आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।